नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार इसको पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है जैसे जैसे साम्राज्य विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, जैसे जैसे साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्र सम्मिलित होते गए, मिलते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों का प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ किया। ठीक है ना। तो वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों के, जो अलग अलग सामाजिक समूह के सदस्य थे, उसको भी प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ कर दिया। उसको भी प्रशासन में लेने लगा। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ आपका कह रहा है, एक मिनट, हाँ, तो कह रहा है छोटे समूह के साथ उन्होंने, ठीक है ना, पहले उन्होंने क्या किया था, तो जब पहले जो है शुरू में तो वो तुर्की थे, शुरू में ज़्यादातर सरदार जो है वो तुर्की थे, लेकिन बाद में उन्होंने छोटे छोटे समूह के साथ जो है ईरानी भी, भारतीय मुसलमान, अफगानों हो गया, राजपूतों हो गया, मराठा और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, और जो मुगल की सेवा करते थे उनके जो सेवा में लोग आते थे, आने वाले जो नौकरशाह होते थे, ठीक है, तो वो मनसबदार कहलाते थे। वो उनके जो नौकर होते थे वो मनसबदार कहलाते थे। अब यहाँ पे अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एक मिनट, आगे कह रहा है मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। देखिए मनसबदार किसको कहते थे, मनसबदार एक प्रकार का पद है, ठीक ना, यानी कि उसको सरकारी हैसियत दिया जाता था, पद दिया जाता था, तो उसको मनसबदार नाम रखा जाता था। उसका कह रहा है क्या, जिसको सरकारी पद या हैसियत दिया जाता था उसका नाम मनसबदार रखा जाता था। कह रहा है यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, और यह ना मुगल ने इस श्रेणी व्यवस्था को चलाया था, जिसके जरिए नंबर 1 में पद, दूसरा है वेतन और तीसरा है सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। और इसके जरिए जो है पद निर्धारित किया जाता था, वेतन निर्धारित किया जाता था, और सैन्य उत्तरदायित्व, मतलब पद कि उनका वो पद है और वेतन उनको कितना दिया जाएगा, और सैन्य उत्तरदायित्व किया जाता है कि सेना कितना रखना है, ये सैन्य, ये तीनों जो है ना उत्तरदायित्व किया जाता था। अब आगे क्या कह रहा है, पद और वेतन निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। पद और वेतन का जो निर्धारण है वो जात की संख्या पर निर्भर था, कि पद और वेतन मतलब कि जो निर्धारण है वो जात की, जितना जात होगा उसके अनुसार जो है, उसके अनुसार जितना जात की संख्या होगी उसके अनुसार जो है उसको वेतन दिया जाएगा, और उसके अनुसार उसको मनसबदार दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पद और वेतन ये दोनों जो है ना जात की संख्या पर निर्भर था। अब आगे कह रहा है जात की संख्या, अच्छा जात के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को दिखा देते हैं, साइड में शायद दिया होगा, हाँ ये दे रखा है यहाँ पे। कह रहा है जात की श्रेणियाँ 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे, जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज का खर्चा बढ़ गया? देखिए अब इसमें समझिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा था 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, मतलब क्या, उनका एक तरह से कहे तो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रतिष्ठा भी उनका ऊंचा होता था 5000 जात वालों का, 5000 जात, क्योंकि उनके पास जात की संख्या अधिक है, और इसके पास मनसबदार तब क्या होगा, जितना जात होगा, ठीक है, उसके अनुसार से मनसबदार होगा। तो उसके पास 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे, ठीक है ना। तो 29 मनसबदार उनको दिया जाता था। कह रहा है औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, ठीक है। तो औरंगजेब के शासनकाल मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब क्या, इसके पास जात की संख्या भी ज़्यादा होगी, तभी तो मनसबदार को उतना दिया गया, मनसबदार उतना रखा गया है। कह रहा है क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? जी हाँ, इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बातें हैं, अभी आप लोग को वैसे समझ में आएगा। अब जाहिर सी बातें हैं कि जो आपका ये जाति बढ़ेगी तो फिर मनसबदार अगर वहाँ ज़्यादा दिया गया है तो फिर उनको उनका वेतन भी तो देना पड़ेगा ना, तो उससे राज्य का खर्चा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आगे कह रहा है, आपका कहाँ तक पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ तक हो गया था। कह रहा है जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, और जितना सेना उतना
जो सैन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाते थे, मतलब कि जिस मतलब कि जो घुड़सवार उसी के अनुसार मतलब जितना सेना उतना घोड़ा रखना है। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार जो है अपने जो सवारों को निरीक्षण के लिए, निरीक्षण मतलब क्या, उनका जांच करवाने के लिए लाते थे। इसलिए लाया जाता था उनको जांच कर। मान लीजिए कि जो मनसबदार है वो जो है बता देगा कि सैनिक जो है सैनिक जो है उसके पास ज़्यादा है, उस अनुसार से उसको वो वेतन मांगेगा, ठीक है। उसके पास जो है सैनिक जो है उसके पास कम ही है, अगर वो बता देगा तो इसीलिए निरीक्षण जांच करने के लिए, चेक करने के लिए वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे। वे अपने जो सैनिक होते थे उनके घोड़े को दगवाते थे। घोड़े पे मतलब कि दाग करते थे जो राज्य के सम्राट होते थे वे। अब कह रहा है एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, और सैनिकों का रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण करवाते थे, ठीक है ना। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, और इन कार्रवाई के बाद ही उसको सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मतलब उस हिसाब से ही उसको सैनिकों को और अपने खर्चा दोनों के लिए जो है उसको धन मिलता था। जितना कि मतलब देख लिया जाता था, निरीक्षण कर लिया जाता, जाँच में जितना है उसी हिसाब से मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, और मनसबदार जो है ना वो अपना वेतन जो है राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। और मनसबदार को वेतन हाथ से नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, बल्कि उसको जो है एक भूमि दिया जाता था, भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं। मतलब क्या, एक भूमि का टुकड़ा समझ सकते हो, उसको जागीर कहते हैं। मतलब जागीर उनको दिया जाता था, मनसबदार को एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। अब आगे क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ, अब आगे क्या कह रहा है कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते हैं, और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। अब मनसबदार जो अपना वेतन पाते थे वो राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में, जिनको जागीर कहते थे, हम बताएं आप लोगों को। तो तकरीब ये जो है ना, ये जागीर तकरीबन इक्ताओं के समान थी। हम आप लोगों को इक्ता व्यवस्था पढ़ाए थे सल्तनत काल में, जो है ना सुल्तानों के इसमें इक्ता व्यवस्था चलती। तो ये जो है इक्ता मतलब कि जितना होता था उतना ही जागीर का भी उतना ही मतलब क्षेत्र, जितना इक्ता का जितना क्षेत्र, जितना भूमि होता था उतना ही जो है आपका जागीर का भी होता था। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न, ठीक है, जो मनसबदार होते थे ना वो मुक्ति से भिन्न थे, मुक्ति से अलग थे। जागीर और इक्ता जो है ये दोनों तो समान था, ठीक है ना, लेकिन ये इक्ता में जो शासन करेगा वो मुक्ति कहलाता था, और जो जागीर में शासन करेगा वो मनसबदार कहलाएगा। तो लेकिन मनसबदार और मुक्ति भिन्न थे, अलग थे, ठीक है ना, एक नहीं होते थे। क्यों एक नहीं होते थे, अगर सीधा अभी पता वैसे आपको चल जाएगा, वैसे मैं बता ही देती हूँ कि जो ये मनसबदार होते थे ना वे मुक्ति जो है अपने इक्ता में ही रह करके शासन करते थे, लेकिन जो मनसबदार होते थे वे अपने जागीर में रह के शासन नहीं करते थे, वहाँ का प्रशासन व्यवस्था वो नहीं चलाते थे, ठीक है ना, वो कहीं और रहते थे दूसरी जगह पे। अभी यहाँ बताया जाएगा आपको, कह रहा है कि अपने जागीरों पर नहीं रहते, जैसे कि बता दिया यहाँ पे कि ये जो मनसबदार है ना वो मुक्तियों से अलग थे, वे अपने जागीर पर नहीं रहते थे, और ना ही उन पर, एक मिनट, और ना ही उन पर प्रशासन करते थे, और ना ही वहाँ प्रशासन, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने के लिए अधिकार था। उनके पास केवल वो जो जागीर थे उस पर वो प्रशासन नहीं करते थे, बस उससे जो है राजस्व एकत्रित करने का उसको अधिकार थे कि उससे जो कर आएगा वो सिर्फ उसका होगा। कह रहा है यह राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित, यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, और ये जो राजस्व है ना उसके लिए जो है वो नौकर रखते थे, ये मनसबदार मतलब कि कर्मचारी रखते थे, वही क्या करते थे, ये राजस्व को एकत्रित करते थे, ठीक है ना, ये राजस्व को वहाँ से लेते थे और ले करके जो है मनसबदार को देते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भागों में सेवारत रहते थे। मनसबदार जो है ना वो देश के किसी अन्य भागों में या कहीं भी, ठीक है, वो सेवारत रहते थे, अपनी सेवा में रहते थे, अपने सैनिकों के साथ रहते थे, सैनिकों का नेतृत्व करते थे। कह रहा है अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया, और अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का जो है सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो, ताकि जो है इनका जो राजस्व है वो मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो, मतलब कि मनसबदार का जितना वेतन होगा उसके बराबर ही हो उनका राजस्व, और उनका राजस्व जो है मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर हो, मतलब उतना ही उनको राजस्व मिले जितना कि उनका वेतन हो। कह रहा है औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई, औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति क्या हो गई, बदल गई, ठीक है ना। तो अब कह रहा है अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, अब जो राजस्व प्राप्त होता था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम था, ठीक है ना, उतना मतलब कि जितना मनसबदार था उतना राजस्व नहीं मिलता था उनको,
उतना उसके हिसाब से उतना राजस्व नहीं मिलता था। मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गया और वेतन कम मिल रहा है, तो कैसे कम चलेगा। अब कह रहा है मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। मनसबदार बहुत ज़्यादा बना दिए गए, मनसबदार की संख्या में वृद्धि कर दी गई, तो अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता। ज़्यादा मनसबदार हो गए तो जो नए मनसब सब है उन सबको जागीर अभी मतलब कि मिलने के लिए उसको लंबा वेट करना पड़ता था, जब लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी आ गई, और इन सब कारणों से क्या हुई, जागीरों की संख्या में कमी आ गई। अब मान लीजिए जितना मनसबदार है उन सबको जो है जो जागीर है, मतलब जो ज़मीन है, जो भूमि है, उन सबको दे दिया जाए, तो फिर जागीर की संख्या में कमी आएगी, सीधी सी बात है। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी ये कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अब देखिए जो मनसबदार है उनके पास जो जागीर होता था, देखिए यहाँ पे जो है ना कई जागीरदार लिखा है, इनके मनसबदार को ही कहीं ना कहीं से आप देखें तो जागीरदार कहा जाता है। आप कह रहा है आगे, जागीर रहने पर यह कोशिश, हालांकि कुछ अंतर है लेकिन आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा, फिलहाल भी इतना ही जानिए। यहाँ पर जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके, मतलब कि जो मनसबदार के पास जो जागीर दिया जाता था उनको, वो उससे अपने कर्मचारियों से जितना कर वसूलवा सके वसूल कर ले, ठीक है ना। बाद में फिर उनका अगर मान लीजिए कि वो जो है पद से अगर मतलब कि हटेगा तो फिर उनके पास जागीर थोड़ी ना रहेगा, वो जागीर तो फिर किसी और का होगा, उनका नहीं रहेगा। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, और जो है इससे क्या हुआ ना, जो मतलब कि मान लीजिए अब मनसबदार की संख्या बढ़ गई, तो फिर मनसबदार सैनिक की संख्या बढ़ी, मनसबदार बढ़ गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, उनको राजस्व ज़्यादा चाहिए, तभी तो सैनिकों का भरण पोषण होगा। तो सैनिकों के लिए खर्चा पानी जो भी है, घोड़े के लिए, ये सब चीज़ के लिए उठा पाएगा। तो उससे क्या हुआ, उसने क्या किया, जो मनसबदार है उन्होंने क्या किया, वो जो उनको जागीर दिया जाता था ना, उससे अपने कर्मचारियों को ज़्यादा कर वसूलने के लिए कह दिया, ज़्यादा कर वसूलने लगा। तो इसमें क्या दिक्कत आई, ज़्यादा कर वसूलने लगा तो फिर इसमें दिक्कत ये आई कि किसान लोग जो है उसने विद्रोह कर दिया। एक तरह से देखे तो उसने विद्रोह कर दिया, तो फिर मनसबदारों को उसने किसानों ने विद्रोह कर दिया कि ज़्यादा कर ले रहा है भाई, उन्होंने विद्रोह कर लिया। उधर विद्रोह कर दिया तो मनसबदार ने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि मनसबदार को भी तो उतना खर्चा पानी चलने के लिए, उतना ज़्यादा सैनिक है, घोड़ा है, सबको रहने के लिए खर्चा पानी जो भी होगा वो सब देने के लिए चाहिए था उनको वेतन, तो उतना मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए उन्होंने कर ज़्यादा लगा दिया किसानों पे, तो फिर दिक्कत वाली समस्या आ गई। तो औरंगजेब ना इन परिवर्तनों को नियंत्रण नहीं रख पाया, ठीक है ना। तो इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, किसानों पर ज़्यादा कर लगाया गया और अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल जो है हम लोग पढ़ेंगे जब्त और जागीरदार के बारे में, ठीक है ना। कल हम लोग कल का जो टॉपिक रहेगा मेरा वो रहेगा जब्त और जागीरदार कह रहे हैं, सॉरी, जब्त और जमींदार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रहने दीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो ढूंढना ना पड़े।